अखंड भारत का स्वप्न। बहुत समय पहले जब भारत भूमि पर अलग अलग राजाओं का शासन था, तब भी लोग अपने को आर्यावर्त भारतवर्ष का हिस्सा मानते थे। हिमालय से लेकर समुद्र तक एक सांस्कृतिक धारा बहती थी। यही धारा आगे चलकर अखंड भारत की कल्पना का आधार बनी। प्राचीन कल्पना तक्षशिला में चाणक्य यानी कि कौटिल्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देते समय कहा करते थे कि भारत खंड का हर कोना एक सूत्र में बंधे। यही हमारा स्वप्न है। चाणक्य के लिए अखंड भारत का अर्थ था एक ऐसा राज्य जहां विदेशी आक्रमणकारी ताकतें न घुस सकें और जहां सांस्कृतिक एकता कायम रहे। मध्यकालीन दृष्टि। समय बीता, अनेक आक्रमण हुए। भारत के भूभाग छोटे छोटे राज्यों और सल्तनतों में बंट गए, परंतु संतों और कवियों ने हमेशा भारत की एकता की बात की। संत कबीर कहते थे, जात पात से ऊपर उठो, सब भारतवासी एक हैं। गुरु नानक भी यही संदेश देते थे। उनकी दृष्टि में अखंड भारत का अर्थ था आध्यात्मिक और सामाजिक एकता। आधुनिक काल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत विभाजित प्रांतों और रियासतों में बटा हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में कहा था, मेरा भारत एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। उनके लिए अखंड भारत का मतलब था सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व। महात्मा गांधी ने भी स्वराज के साथ साथ पूरे भारत की एकता का सपना देखा। वीर सावरकर और डॉक्टर हेडगेवार ने अखंड भारत को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता के रूप में परिभाषित किया। विभाजन की पीड़ा। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान बने। लाखों लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। विभाजन की ये त्रासदी लोगों के दिलों में हमेशा जख्म छोड़ गई। इसी से अखंड भारत की कल्पना और मजबूत हुई। लोग सोचने लगे कि क्या एक दिन फिर से ये भूमि एक होगी। आज का दृष्टिकोण। आज जब अखंड भारत की चर्चा होती है तो उसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। कुछ लोग इसे राजनीतिक एकता के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे सांस्कृतिक एकता कहते हैं, जहां सीमाएं भले अलग हो पर सभ्यता और परंपरा एक ही है। कुछ लोग इसे आर्थिक और आध्यात्मिक एकता मानते हैं, जहां सहयोग और भाईचारा हो। निष्कर्ष। अखंड भारत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि कई युगों, कई संतों, कई नेताओं की सामूहिक कल्पना है।